हेलो गाइस, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो इसका लेक्चर नंबर 9 है। जो आरबीएससी वाले स्टूडेंट है उनका थर्ड चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और सीबीएसई वालों के लिए आगे ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इसमें अपन आगे कैपेसिटर में संधारित्र पढ़ने वाले हैं, जो आरबीएससी वालों के चैप्टर नंबर 4 में आएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि हमने लास्ट क्लास में कहा गया था कि हमारे पास कुछ चार्जेस होंगे। तो अपन आज बात करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, कि भाई अपन को चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देते हैं कि चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी सिस्टम ऑफ चार्जेस है या फिर चार्ज है, उसको अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उसकी कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, आप जितना वर्क डन करोगे वही उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इससे लास्ट वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम में रख रहे हैं जहां पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हमने नहीं कर रखा है, वहां पे कोई भी क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। हमने सिर्फ उठा के रखे इनफाइनाइट से चार्ज को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे रख दिया, मतलब आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु पे लाके रख दिया, तो उसकी वजह से कितनी विद्युत विभव ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अपन लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, जिसमें अपन ने 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज और n चार्जेस के लिए बात करी थी। आज अपन बात करेंगे ऐसे चार्ज सिस्टम के बारे में, ऐसे आवेश निकाय के बारे में जिसको अपन ऐसे क्षेत्र में रखने वाले हैं जहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले एक सिंगल आवेश के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए। फॉर सिंगल चार्ज, तो अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, यानी एक आवेश है, एक आवेश निकाय के लिए आप बोल सकते हैं। तो अगर सिस्टम में एक ही चार्ज है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे चार्ज को लेकर आना चाहते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर यानी स्थिर सदिश विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मूल बिंदु के सापेक्ष r वेक्टर है। चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लेकर आते हो और चार्ज हमारे पास q है। ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन नाम दे देते हैं E। तो अपन ने जब चार्ज यहाँ पे लेकर आए, ऑलरेडी इस पॉइंट पे क्या था, कुछ ना कुछ चार्ज था। अब जैसे लास्ट वाला केस था, तो वहां पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं था। जब आप एक आवेश को लेकर आते हैं तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप करोगे किसके विरुद्ध कार्य, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो आप किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करोगे। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल होगा उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स डेवलप होता है, किसके इक्वल होता है, Q into E के इक्वल। ठीक है, E भी कौन सा, R वाला। हमको क्या करना है, हमको वर्क डन करना है। ठीक है, हमको वर्क डन कितना करना है, हमको वर्क डन करना है इनफाइनाइट से उसको किस पे लेकर आना है, R तक लेकर आना है। ठीक है, तो हम वर्क डन का फॉर्मूला लगा देते हैं। वहां पे जो अपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, आई थिंक सो, हमने पढ़ा था K Q Q0 और अपॉन R। ठीक है, अब बात ऐसी है कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑलरेडी चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास यहाँ पे क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, तो उस केस में जैसे कि हम इसको r डिस्टेंस से लेकर आ रहे हैं, तो हम कितना कार्य करेंगे, कितना वर्क डन करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, Q चार्ज को लेकर आ रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो हम वर्क डन के लिए फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे इस केस में। तो अपन को वर्क डन के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था W/Q। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई भी है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा, यानी कुछ ना कुछ विद्युत विभव उत्पन्न हुआ होगा। वो विद्युत विभव अपन यहाँ पे कितना मान लेते हैं, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर R है, तो उसका विद्युत विभव कितना हो गया, VR। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन के लिए कितनी आ गई, VR into Q। सो ये अपन को वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, और यही चार्ज किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी, सॉरी यही वर्क डन जो है, यही कार्य जो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक सिंगल चार्ज है तो उस केस में आपने जो वर्क डन करा वो इतना है। अच्छा, इसमें हमारा कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई और दूसरा फोर्स प्रेजेंट नहीं है, कोई दूसरा डिसिपेटेड फोर्स नहीं है, कोई ऐसा दूसरा कोई बल नहीं है जिसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़े। सिर्फ एक ही बल है, वो कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
फॉर टू चार्ज सिस्टम। अब हमारे पास एक के बजाय कितने चार्ज सिस्टम में, दो चार्ज है, तो टू चार्ज सिस्टम के लिए बात करनी है, तो दो आवेश निकाय है हमारे पास इस बार। तो देखिए मान लेते हैं कि भाई दो चार्जेस को यानी दो आवेशों को हमको पहले आवेश को लेकर आना है इस पॉइंट पे, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर और इस a पॉइंट मार्क कर देते हैं, और दूसरे चार्ज को यहाँ पर लेकर आना है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है और इस पॉइंट को b मार्क कर देते हैं। पहले चार्ज को भी आप इनफाइनाइट से लेकर आओगे, ठीक है, पहले चार्ज को भी आप इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हो, तो मान लेते हैं भाई चार्ज आप लेकर आए, कौन सा चार्ज लेकर आए, q1। ऐसे आप दूसरे चार्ज को भी इनफाइनाइट से लेकर आओगे तो वो भी अपन मान लेते हैं q2, ठीक है। जब आप पहला चार्ज लेकर आते हो तो उस केस में हमारे पास जो वर्तन होगा पहले चार्ज को लाने के लिए, उस केस में हमारे पास वर्तन होगा q v r1 वेक्टर, क्योंकि उस दूसरे पर फोर्स लगाने वाला है। लेकिन जब आप दूसरे चार्ज को लेकर आओगे तो उसके अंदर आपको दो वर्तन करने पड़ेंगे, एक तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना वर्तन करना पड़ेगा q v r2 वेक्टर, और दूसरा किसके अगेंस्ट वर्तन करना पड़ेगा, इस चार्ज के अगेंस्ट। ये चार्ज इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की डायरेक्शन कहां पर होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी, ये फोर्स यहां पर लगाएगा, क्योंकि पहला चार्ज लगाया है दूसरे पे तो उसको F2 नाम देते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने जो पोजीशन वेक्टर लेना है वो भी r की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उस पोजीशन वेक्टर को भी अपन क्या नाम देते हैं, r21 वेक्टर, ठीक है। तो हमने कितना एक्सटर्नल वर्तन करा, k q1 q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना माना अपन ने, r21, और अगर आप वेक्टर लगाते हैं तो मॉड लगाना पड़ेगा, अगर आप वेक्टर नहीं लगाना चाहते आप बोल दीजिए साइड में चलिए एक छोटी सी बात, क्या बोलेंगे अपन कि r21 जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, मॉड ऑफ r21 वेक्टर के मॉड के, तो ये चीज हमारे लिए काम करेगी। सो w1 और w2 यानी टोटल वर्क जो किसके इक्वल हो जाएगा, w1 प्लस w2 के, दैट इज q v r1 वेक्टर प्लस q v r2 वेक्टर प्लस k q1 q2 अपॉन r21। ये हमारे पास कुल कार्य है, टोटल वर्तन है, और यही टोटल वर्तन जो है हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होने वाला है। आई होप इतना आपको समझ आ गया। तो एक सिस्टम के लिए देख लिया आप, सॉरी एक चार्ज के लिए देख लिया, दो चार्ज के लिए देख लिया, और अपन थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो थोड़ा अपन बात करेंगे फॉर एक डायपोल बात करेंगे, फॉर अ डायपोल यानी द्विध्रुव के लिए, जो कि किसमें रखा हुआ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। अब धीरे धीरे प्यार से बात समझनी है कि इंपॉर्टेंट है बहुत, पहले बात तो अब देखते हैं कि अगर मैं डायपोल को इनफाइनाइट से, भाई हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है, अगर हम डायपोल को 90 डिग्री के एंगल पर लेकर आते हैं, हमारा पॉजिटिव चार्ज हम लेकर आते हैं यहाँ पर प्लस q और नेगेटिव चार्ज को लेकर आते हैं यहाँ पर माइनस q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमेशा से मान के चले यानी 2। तो अगर आप इस पोजीशन में चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए हो, पहले चार्ज को भी आप इनफाइनाइट से लेकर आए होंगे, यहाँ तक लेकर आए होंगे, ऐसे दूसरे चार्ज को भी लेकर आए होंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप पहले चार्ज को लेकर आते हो तो आपको कितना वर्तन करना पड़ेगा, k q ये भी अपन बात करें ना v into q, सॉरी अपन v की फॉर्म में लिखेंगे तो w के लिए हमारे पास v सिर्फ v और q लिख देते हैं, इतना आपको वर्तन करना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज को आप लेकर आते हो तो वर्तन आपको करना पड़ेगा माइनस का v। सो बेसिकली आपने जो नेट वर्तन करा है इसको इस पोजीशन में लाने के लिए कितना करना है, 0। यानी अगर आपके पास एक डायपोल है और डायपोल को आपको 90 डिग्री की पोजीशन में लाना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की 90 डिग्री की पोजीशन में लाना है, जो आपको वर्तन करना पड़ेगा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। लेकिन ये रियल सिनेरियो नहीं है, जनरल सिनेरियो नहीं है। जनरल सिनेरियो कुछ इस तरीके का होगा जिसके अंदर आपको क्या करना है, चार्ज को इस तरीके से लेकर आना कि भाई ताकि उसमें एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाए, द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले चार्ज को हम प्लस q लेकर आए, दूसरे चार्ज को माइनस q लेकर आए। तो अगर मैं देखूं कि दूसरे चार्ज को कितना एक्स्ट्रा लेकर आया गया है, तो अगर एंगल थीटा है तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास पूरा 2l है, तो हमको ये थीटा है, थीटा के सामने वाला होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होना है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हमारे पास आधा है, तो इसके लिए हो जाएगी 2l cos
दूसरे चार्ज को अब जब आप लेकर आए हो, कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हो, दूसरे चार्ज को आप लेकर आए हो 2l cos थीटा एक्स्ट्रा लेकर आए हो, तो आपने कितना वर्क डन एक्स्ट्रा करा, आपने इस 2l cos थीटा को लाने के लिए कुछ एक्सेस वर्क डन करा, वही एक्सेस वर्क डन अपन को निकालना है। अब इसके दो तरीके हैं, एक यहाँ तो आप सीधा सीधा ये जो अपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ये ना के ई, और इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2l cos थीटा से, पहला प्रोसीजर तो ये है। या फिर दूसरे मेथड से भी अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है वही अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब अगर डायपोल इस पोजीशन में है, ये बात तो आपको समझ आ गई कि तब कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा दूर तक लेकर आए, कितने ज्यादा दूर तक लेकर आए, कितने ज्यादा दूर तक लेकर आए, आपने जो वर्क डन एक्स्ट्रा करा होगा मैं बता देता हूँ। अगर फोर्स आपका ये F लगा रहा है, वो F फोर्स किसके इक्वल है, माइनस का q into e, और आप कितना एक्स्ट्रा लेकर आए 2l cos थीटा। इसमें आपको q into 2l पता है क्या होता है, इसमें q 2l और ये e cos थीटा बाहर रखते हैं, तो ये q into tl होगा हमारे पास माइनस का e cos थीटा। ये एक्स्ट्रा वर्क डन आपने करा है, और यही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा अगर एक चार्ज का इनफाइनाइट से इस पोजीशन में लाते हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव करा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी तो क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छा तरीका इसको समझने का, लेकिन इसी को मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूँ, फिर हम ये फॉर्मूला वापस डिराइव करेंगे। एक तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, कि पहली पोजीशन है केस नंबर 1 कि भाई जब आप दोनों चार्ज को 90 डिग्री पर लेकर आते हो तो टोटल वर्क डन 0 होता है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा आगे खसका के ले आते हो तो उस केस में आपको ये वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए उस केस में वर्क डन ये होगा, और यही जो है इसके अंदर एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव को पीछे लेकर जाते तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जनरल जो डायपोल पोजीशन होती है वो ये होती है, इसलिए वर्क डन की ये होती है, ठीक है। लेकिन अभी भी अपने जो ये फॉर्मूला डिराइव करा है तो जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो जनरल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपन क्या करेंगे वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या करना है, जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैंने क्या बोला भाई कि डायपोल इस पोजीशन में रखा हुआ है, इस पोजीशन में जो भी अपन मान के चलते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ थीटा एंगल से फॉर्म किया है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। ये अपन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं केस में, इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक लाने के लिए आपको इतना वर्क डन करना पड़ा और उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ यहीं पे रखा हुआ था, आप इस बार इनफाइनाइट से नहीं ला रहे हो, पर डायपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है जिससे पहले रखा हुआ था। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये एंगल थीटा है, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास 2l है। मैं 2l लिख रहा हूँ, फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगी चीजें, तो आपको ऐसे समझनी है कि अब अपन क्या बोल रहे हैं, इसको थीटा पर नाम दे देते हैं, और क्या करते हैं अपन इस पोजीशन से इसको एक दूसरी पोजीशन तक मूव कराते हैं, ठीक है। इस पोजीशन से इसको एक दूसरी पोजीशन तक, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपर्ली। तो ये इस तरीके से अपन चार्ज ये डायपोल को मूव करा रहे हैं, यानी ऐसा मैं मान लेता हूं कि भाई थीटा 1 से इसको किस पे रोटेट करा दिया, थीटा 2 तक रोटेट करा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराने के लिए आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, तो सबसे पहले अपन इसी डायपोल को एक छोटे से एंगल d थीटा से रोटेट करा, तो ये हमारा डायपोल है, इस तरीके से रखा हुआ था। तो सबसे पहले हमने इसको एक बहुत छोटे से एंगल d थीटा से, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, तो आपने इसको कितने एंगल से रोटेट कराया, d थीटा एंगल से। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, dw इक्वल्स टू टॉर्क d थीटा। ये फॉर्मूला मैं कहां से लाया, ये फॉर्मूला मैं लास्ट क्लास से उठाकर लाया, क्योंकि अपन को बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करना है, और रोटेशन के अंदर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के जैसे इक्वल होता है। फोर्स को अपन टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट को अपन d थीटा से रिप्लेस करेंगे। अब अपन बात करते हैं टू रोटेट डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, यानी द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में क्या क्या करना है, ठीक है। पहले का वर्क डन, ठीक है, प्रॉपर्ली तो आपको विजिबल हो। तो हमारे पास वर्क डन है, इसको रोटेट करना है, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा,
कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक। टॉर्क की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पहले पढ़िए पीई साइन थीटा, ये लास्ट चैप्टर में अपन कवर करके आ चुके हैं, ये अपन यूज करेंगे। तो आ जाएगा पीई हो जाएगा हमारे पास पीई साइन थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। पता होना चाहिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास w की वैल्यू अभी p को आप बाहर रखिए, साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक, माइनस 2 भी बाहर ले लीजिए, माइनस का पीई कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, माइनस का पीई कॉस पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। जब माइनस अंदर लेकर जाएंगे हम तो फॉर्मूला बन जाएगा w इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस cos theta 2. So this is actual formula of the work done, और ये वर्क डन किसकी फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म। बस यही हमारी फाइनल वैल्यू थी। सॉरी cos थीटा जो है पूरा बेसिस में, ठीक है। तो PE cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 के लिए टोटल एनर्जी हमारे पास इतनी है। अब ये जो अपन ने फॉर्मूला डिराइव करा है माइनस का PE cos थीटा, इसको अपन इस फॉर्मूले से भी इजीली डिराइव कर सकते हैं। करना क्या है, दो चीजें, अपन को इस डायपोल को उस पोजीशन से मूव कराना है जब इसकी एनर्जी कितनी रही हो, 0। तो यानी अपन को थीटा 1 की वो वैल्यू रखनी है जब इसकी एनर्जी कितनी रही हो, 0। तो उसकी एनर्जी है जब थीटा 1 कितना रखे अपन, 90 डिग्री रख दें। तो इसके अंदर ही नीचे यहाँ पे इसका जो स्पेशल केस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक सो विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका स्पेशल केस क्या है कि भाई अपन उस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन है, प्रारंभ में इनिशियली प्रारंभ में हम बोल रहे हैं कि जो वर्क डन कितना है, 0। तो आपको वर्क डन कब 0 होगा, जब ये ऑलरेडी 90 डिग्री पे हो, या तो आप चार्ज को कहां से लेकर आ रहे हो, इनफाइनाइट से। दो केस में वर्क डन 0 हो सकता है। पहला केस है if charges are moved from infinite, क्योंकि infinite में भी अपन एनर्जी जो क्या मानते हैं, 0। मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे रब करना ही पड़ेगा, मुझे इसको प्रॉपर्ली कहीं और लिखना पड़ेगा, तो मुझे ये वाला पार्ट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी कर लेना। तो अब मैंने बोला इसका स्पेशल केस कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को वो वर्क डन निकालना है या वो कंडीशन निकालनी है जब इसका वर्क डन 0 होता है। तो दो केस में इसका वर्क डन 0 हो सकता है, या तो आप डायपोल को 90 डिग्री एंगल से किसी एंगल पर रोटेट करो यूं, या तो फिर चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेकर आओ, ठीक है। तो स्पेशल केस में हम डायरेक्टली लिख देते हैं स्पेशल केस जब थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो, 0। मैं लिख रहा हूं, सॉरी 0 क्या, थीटा इन जनरल है। उस केस के अंदर जब आप cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और cos थीटा 2 के अंदर cos थीटा, तो भी आपके पास जो वर्क डन है कितना आएगा, माइनस का PE cos थीटा। बस। अब अगर मैं कह रहा हूं कि जो हमारा डायपोल है वो इस पोजीशन में रखा हुआ होता, ठीक है, तो इस केस में एंगल कितना हो जाता, 0। तो ये स्पेशल केस नंबर 2 हो जाएगा, इसको स्पेशल नंबर केस नंबर 1 मानूं, और इसको स्पेशल केस नंबर 2 मानूं, जहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी थी, थीटा। मैंने इसको यहाँ से मैंने यहाँ रोटेट करा दिया। तो उस केस में हमारा जो एनर्जी है वर्क डन की इक्वल हो जाएगी हमारे पास PE 1 माइनस cos थीटा। कैसे आ गई वैल्यू, बिकॉज थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, इस बार हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा। तो ये दूसरा स्पेशल केस है, पहले तो 90 डिग्री से इसको रोटेट कराया था, इस केस में इसको 90 डिग्री के किसी एंगल से, ये हमारा 90 डिग्री, और इसको रोटेट करा दिया थीटा से, ठीक है। और इस केस के अंदर वो 0 डिग्री पे रखा हुआ था और उसको रोटेट करा दिया थीटा एंगल से, तो अपन को इतना रोटेट करना था, ठीक है। अगर हमारे पास इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई
डिसिपेटेड फोर्स नहीं है तो क्या बोलते हैं उस केस में कॉन्टिन्यूसली सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे पीछे करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली और वो एनर्जी यहाँ से मिलेगी। लेकिन अगर डिसिपेटेड मोशन है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, धीरे 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 कम होते जाएंगे और जिसको अपन डैम्प ऑसिलेशन बोलते हैं, तो धीरे धीरे अपनी जो है ऐसे ऐसे करते करते न्यू पोजीशन से इधर उधर मूव करते करते न्यू पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, सो आई थिंक सो ये आपको टॉपिक क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।